वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब चार्ज को रेस्ट में रख के पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट में, तो वो जो चैप्टर जो भी स्टडी करते थे तो वो कौन सा चैप्टर था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स बताए थे आपको चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। जब चार्ज को रेस्ट में रख के पढ़ते हैं तो वो जो चैप्टर है मेरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब जो भी देखे थे उस समय क्या किए थे कि चार्ज को रेस्ट में रखे थे। चार्ज को रेस्ट में रखे थे तो फील्ड जनरेट हुआ था आपका, उस पर जो चार्ज को दूसरे चार्ज को बगल में लाए थे तो फोर्स लग रहा था। वो सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि चार्ज को मोशन में लाते हैं। तो अगर चार्ज मोशन में आ गया तो क्या होगा? चार्ज मोशन में आ गया तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि अगर चार्ज मोशन में आ गया मतलब क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा। हम लोग जानते हैं कि चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अच्छा, फ्लो कौन करता है? जो अब मूव कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेरा मोशन में आया, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे वायर में घूमा, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। जैसे वायर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो किया मतलब क्या हुआ? करंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। मतलब कहने का मतलब हम समझाना चाह रहे हैं कि जैसे देखिए कि आपका कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, तो हम लोग जानते हैं कि इस कंडक्टर में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोग बाहर से अगर एक्सटर्नल कोई सोर्स दे दें जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें? मूव कराए एक जगह से दूसरे जगह, मतलब यानी हम बैटरी को कनेक्ट कर दे, तो ये क्या करता है ना कि इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने लगता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो क्यों जनरेट होता है? वो होता है तो आपको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के कारण। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर में फ्लो करेगा तभी मेरा क्या होगा? करंट, इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेट होगा। तो वो जनरेट, आप समझ गए कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होता है। अब हम लोग समझेंगे कि करंट होता क्या है। जिसे आप पढ़े तो हम लोग करंट जो है, आप करंट होता क्या है। तो करंट को हम लोग क्या करते हैं कि अगर डिफाइन करना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कि करंट जो आपका क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका किस रेट से फ्लो कर रहा है। हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं और डिफरेंशिएशन में बताए हैं रेट का मतलब क्या होता है। यानी आई जो है करंट को डिनोट कर आई से, तो आई क्या लिखेंगे? डी क्यू बाई डी टी। इसी को तो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि उसी को यहाँ पे लिख दिए हैं कि करंट को क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट था। आई इजकल टू क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी। और इसको क्या बोल सकते हैं? चार्ज बाई टाइम भी बोल सकते हैं। करंट इजकल टू चार्ज बाई टाइम। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि कोई क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो करेगा किसी टी टाइम में। जैसे मान लीजिए कि क्यू चार्ज जो आपका है वो फ्लो कर रहा है, जैसे कंडक्टर है, इस कंडक्टर से यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम टी में, तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा? क्यू बाई टी। तो यहाँ से हम जो देखें तो ये मेरा करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट हम लोग समझ गए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। यूनिट जो होता है करंट का वो एम्पियर होता है। और जो करंट का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज जो आपका हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से जो देख रहे हैं कि आपका एक कंडक्टर है, कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल वाला है, तो जो मेरा करंट फ्लो होता है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता है मेरा करंट। मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव से होता है। इधर से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये क्या है मेरा? आपका करंट इधर से करता है। मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज का जो है उसके अपोजिट फ्लो करता है और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यही आपको पता है कि डायरेक्शन जो करंट का होता है वो क्या हो जाता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ आपका पॉजिटिव चार्ज और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अपोजिट होता है किसके? नेगेटिव चार्ज के। तो हम लोग चार्ज को समझ गए। तो चार्ज क्या होता है ये समझ गए। अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन है कि इफ ए चार्ज क्यू रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा देन फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक चार्ज जो है जिसका वैल्यू क्यू है वो फ्लो कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, मतलब मूव कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, यानी फ्लो कर रहा है। तो कह रहा है कि वो आपका जिसका रेडियस आर है तो बताना है, और एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको नहीं, पहला पूछा आपसे करंट क्या होगा, तो करंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? क्यू चाहिए और टी चाहिए। तो हमको क्यू तो दिया हुआ है कि क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है आपका किस पे? मूव कर रहा है किसके? उसके आपका इस सर्कुलर, उसके
बाउंड्री पे समझिए सर्कुलर जो आपका जो यहाँ पे जो देख रहे हैं आपका सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो इस पे मूव कर रहा है तो बताना है। तो अब देखिए और इसका रेडियस r है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फार्मूला जानते हैं आप लोग और 11th में पढ़ चुके हैं 2π/ω। अगर ओमेगा से कोई इस पे रोटेट कर रहा है घूम रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π/ω। तो हमको ये ओमेगा हमको क्या पता चल गया, हमको टाइम पीरियड पता चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे I क्या लिख देंगे Q/T, और यानी क्या हो जाएगा Q/2π/ω। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका Q इंटू ω/2π। तो यही यहाँ से लिख दिया कि टाइम पीरियड आप क्या किया कि Q ऊपर में रख दिया, टाइम पीरियड रख दिया, टाइम पीरियड क्या हो गया 2π/ω, ओमेगा ऊपर चल गया तो Q/ω/2π। तो ये मेरा करंट हो गया। जैसे अगर वो सिंपल अगर हम क्वेश्चन दे दे आपको कि सिंपल क्वेश्चन कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कंडक्टर है और कंडक्टर से बोल दे कि 10 कूलम चार्ज मेरा जो है वो फ्लो कर रहा है, टाइम 5 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/T, यानी 10/5 कितना हो जाएगा आपका 2 एम्पियर करंट है। यूनिट क्या होता है एम्पियर। अब कुछ यूनिट जो होते हैं उस यूनिट को भी देख लेंगे, जिसे वो आपको बोलते हैं कि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ये लिख लीजिएगा 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर जो से बोल रहे हैं, मेगा आपका जो भी बड़ा एम से लिखते हैं, मेगा एम्पियर इसमें लिख रहे हैं 10⁻6 एम्पियर। ये जो है आपका इस चीज़ को लिख लीजिए। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि करंट आप क्या है, करंट आप क्या होता है, और करंट का फार्मूला हम लोग देख लिए। इसी को इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं। जब आप यहाँ पे जो हम लोग लिखें I जो dq यहाँ से लिखे हम लोग क्या लिखे हैं कि I = dq/dt, ये जो मेरा लिखे थे क्या होता है मेरा इंस्टेंटेनियस करंट भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है, Q = दे दे 2t² + 3t दे दे, और बताएगा कि आपको t = 2 सेकेंड पे बताइए कि कितना करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे तो चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो हम लोग करंट का फॉर्मूला जानते हैं dq/dt। तो हम लोग यहाँ इसका मतलब भी जानते हैं कि क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या करेंगे कि तो इसको क्या कर देंगे 2t² + 3t, इसको हम लोग क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 4t + 3, और टाइम को हम पुट कर देंगे कितना 2 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 + 3 यानी क्या हो जाएगा 11 एम्पियर। तो यहाँ से आपका 11 एम्पियर आंसर हो गया। तो ये तो थोड़ा सा हायर लेवल हो गया, हायर क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। तो उस केस में हम लोग निकाल लेंगे। तो अब जो देख रहे हैं नेक्स्ट जो देख रहे हैं कि अब जो देखिए कि अब जो करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो एक कंडक्टर जो है भी तो डिपेंड करेगा ना। कि अब देखिए कि अब मान लीजिए कि एक कंडक्टर का लेंथ जो भी है किस मटेरियल से बना हुआ है, तो उस पर भी तो डिपेंड करेगा। क्योंकि अब आपसे हम बोले कि आप बताइए कि जो एक कोई कॉपर का ले रहे हैं, कोई एक आयरन का ले रहा है, आयरन ले रहे हैं, तो दोनों में करंट जो फ्लो कराएंगे, अगर हम लोग जब चार्ज को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, तो आपका क्या होगा किस में ज़्यादा होगा। तो आप क्या बोलिए कॉपर में आसानी से होगा, लेकिन आयरन में क्या होगा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। कभी देखे है क्या कि आयरन का वायर बनाता हो, आयरन का तो बनाता भी नहीं है, तो क्योंकि उसका क्या है वो उससे जल्दी फ्लो नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा वो कि इस चीज़ को हम समझेंगे। तो उसी नया टर्म एक आया है, जो आपका नया टर्म एक आ गया कौन सा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है, को रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए कुछ कुछ टर्म है जो इसमें समझने वाला, जो समझना है उसको हम बताते हैं। पहले इसको समझिए रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या हो गया कि ये लिख लीजिए आप डिफिनीशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, आपका क्या है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है बीच अपोज इलेक्ट्रिक चार्ज, जो क्या करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को रोकता है। मतलब वो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या है, वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी हो गया जो आपको क्या है ना कि आपका इलेक्ट्रिक जो चार्ज है और करंट को ये सब को क्या करता है अपोज करता है, मतलब रोकता है। मतलब क्या हुआ कि अगर कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर कंडक्टर का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं, यानी जो भी अगर जो वायर यूज़ कर रहे हैं उसका रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो जो होगा वो क्या होगा कम होगा। मतलब जो चार्ज का भी फ्लो क्या होगा कम होगा, तभी तो क्या होगा उसका आपका क्या है करंट फ्लो कम करेगा। मतलब कहने का हुआ कि जो जितना ज़्यादा अगर कंडक्टर से चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब आप जब भी देखें हम लोग कि इस कंडक्टर से जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा करंट, आई का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसको क्या बोलते हैं करंट, आई क्या बोलते हैं Q/T बोलते हैं। चार्ज का वैल्यू जितना ज़्यादा उतना ही क्या होगा आपका करंट का वैल्यू ज़्यादा। तो ये रेसिस्टेंस क्या होता है ना कि रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या करेगा आपको इलेक्ट्रिक करंट को कम फ्लो करने देगा। यानी क्या होगा, यानी कि वो जो समझिए कि वो अपोज करता है। तो ये जो कंडक्टर है
एक कंडक्टर जो समझ रहे हैं कि ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर का कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होगा, यानी रेसिस्टेंस जो होता है मेरा, वो रेसिस्टेंस क्या होता है, वो डिपेंड करता है आपका, यहाँ पे जो हम लोग समझ रहे हैं कि रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है उसके शेप पे, मतलब उसका लेंथ क्या है, इस कंडक्टर का लेंथ क्या है जो यूज कर रहे हैं वायर, उसका लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, और वो किस मटेरियल से बना हुआ। क्योंकि हम रेसिस्टेंस को समझ गए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, आपका क्या हो कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अपोज करता है। इसको जो डोनेट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो डोनेट करते हैं आर से। और ये जो देख रहे हैं सिंबॉलिक आपको इस तार में जो इस तरह से दिया रहेगा, तो ये किसका सिंबल है, रेसिस्टेंस का। आप यहाँ पे जो समझ रहे हैं तो ये समझ गए हम। अब जब देख रहे हैं कि वो रेसिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मतलब वो किस किस फैक्टर पे आपका जो है वो डिपेंड्स करेगा, तो डिपेंड्स ऑन फ्लोइंग फैक्टर। जब नीचे देख रहे हैं कि उस किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन फ्लोइंग फैक्टर। रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन फ्लोइंग फैक्टर। पहला हो गया कि जब वायर का जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतना ही रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, मतलब उतना ही क्या करेगा, चार्ज को फ्लो कम करने देगा। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि एक लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं और एक शॉर्ट डिस्टेंस जाते हैं, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे तो उस केस में ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा कि शॉर्ट डिस्टेंस में। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक। मतलब क्या हुआ कि ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे तो रुकावट क्या है, ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा लेंथ ज़्यादा रहेगा उतना ही क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा। आप खुद सोचिए कि जब यहाँ से अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर खींच के ले जा रहे हैं वायर को, और कहीं पे ले जा रहे हैं आप 10 किलोमीटर दूर खींच के ले जा रहे हैं करंट को, मतलब करंट फ्लो करा रहे हैं 10 किलोमीटर दूर तक ले वायर में, और कहीं पे करा रहे हैं 100 किलोमीटर में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होगा, तो 100 किलोमीटर वाला में। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ज़्यादा तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा। अब देखिए, अब देखते हैं कि उसका मोटापा, कोई बार मोटा लेता है, कोई बार पतला लेता है। तो अब देखिए, तो मोटा वायर और पतला वायर जो लेते हैं, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया किसी का ज़्यादा रहता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे देख रहे हैं मोटापा, वायर का जो मोटापा उसी को बोले क्रॉस सेक्शन एरिया। तो किसी का ज़्यादा और किसी का कम, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा मोटा वायर रहेगा उतना ही रेसिस्टेंस क्या होगा, कम। मतलब रेसिस्टेंस हो गया आपका डायरेक्टली, पहला जो लिखेंगे रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखिए एक शॉर्ट नोट हम बता रहे हैं, ऐसे अगर इसका नोट आपको चाहिए तो हम नोट डालेंगे। आपका क्या है कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और रेसिस्टेंस आपका यहाँ पर देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब एरिया अगर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। आप देखिए ना 1/, के टर्म में है, नीचे वाला टर्म बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस तो घटेगा ही ना। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि रेसिस्टेंस को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, आपका क्या कर जाएगा, घट जाएगा, अगर एरिया को क्या कर देते हैं हम लोग, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझ गए। तो आपसे अब पूछेगा कि बताइए कि मोटा वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो कि पतला वायर का, अगर लेंथ सेम ले रहे हैं तो। अगर दोनों वायर का मान लीजिए 2 वायर ले रहे हैं, दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन एक मोटा है और एक क्या है आपका पतला है, तो इस केस में अगर इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, तो आपसे पूछा कि दोनों का रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा दोनों में से, तो क्या बोलेंगे कि जो आपका R1 है वो R1 का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू R2, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया है जो इसका जो देख रहे हैं A1 देख रहे हैं, इसका A2, तो आपका A2 का जो वैल्यू है ग्रेटर देन A1 है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस कम। तो ये हम लोग देखें क्या कि हम लोग देख रहे हैं कि आपका रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर। अब देखिए लेंथ पे तो समझ गए, एरिया पे समझ गए, अब देखिए उसके क्रॉस सेक्शन एरिया समझ गए, लेंथ समझ गए, तो अब उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। अब दूसरा कोई आदमी बोलेगा कि ये बताइए कि हम लेंथ भी सेम ले रहे हैं, लेंथ भी सेम ले रहे हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया भी उसका सेम ले रहे हैं, क्या लेंथ भी सेम ले रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ले रहा है, लेकिन एक कॉपर का ले रहा है एक एल्युमिनियम का, तो क्या दोनों में आपका चार्ज का जो फ्लो होगा वो सेम होगा, तो नहीं, ये क्या होगा, गलत बात है। क्यों, क्योंकि ये मटेरियल अलग है। हम लोग जानते हैं कि इसके मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, और मटेरियल अलग है। अगर मटेरियल मेरा अलग है तो क्या होगा आपका, उस केस में क्या होगा कि फिर उसके रेसिस्टेंस भी अलग होगा। तो यानी तीसरा जो लिखेंगे तो उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। पहला बोलेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा मटेरियल, और चौथा टेम्परेचर। तो यहाँ से देखिए दोनों फार्मूला से मिलके ही अब कैसे ड्राइव हुआ, देखिए तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो यहाँ से जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटा है तो हम लोग जानते हैं कि एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट आ गया रॉ, और रॉ को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रॉ क्या है, ये है मेरा रेसिस्टिविटी।
तो रॉ क्या है, एक रेसिस्टिविटी है, और रेसिस्टिविटी क्या होता है वो हम समझेंगे, रेसिस्टिविटी है। वही आपका ये मटेरियल के कारण है। किसके कारण? मटेरियल। मतलब क्या हुआ कि पहला देखें कि आपसे पूछा कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो पहला बोले लेंथ ऑफ द वायर और क्रॉस सेक्शन एरिया, और तीसरा मटेरियल, और चौथा बोलेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वाला हम लोग समझेंगे नहीं, 4 फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। तो क्या बोले कि आपका यहाँ से रॉ आया, रॉ क्या है उसके मटेरियल, ये रॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RA/L। यहाँ पे जो देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा कि बताइए कि रेसिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो ये हम समझ गए कि रेसिस्टेंस होता क्या है। इसका जो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओम्स होता है। ऐसा यूनिट जो होगा आपका रेसिस्टेंस का वो क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट इज ओम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ओम्स लिखते हैं और सिंबॉलिक ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ये समझ गए कि हम लोग का रेसिस्टेंस क्या होता है। अब देखिए हम एक नया टर्म यूज किए कि रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी जो रॉ आया, वो रेसिस्टिविटी क्या है, वो भी एक क्या है, प्रॉपर्टी है उसके कंडक्टर का, लेकिन ओनली वो डिपेंड करता है मटेरियल पे कि किस मटेरियल से। रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल का गुण को बताता है, मतलब उसका गुण को जो होता है वो रेसिस्टिविटी है, मतलब वो किस मटेरियल से बना है, मतलब वो मटेरियल के साइज शेप पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको पूछे कि बताइए कि रेसिस्टिविटी जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी आपको फार्मूला से क्या लग रहा है, RA/L, इसी को बोले रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी फार्मूला से RA/L लग रहा है, लेकिन ये सब चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ना साइज पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल पे। मतलब आपसे पूछेगा कि क्या कि एक कॉपर वायर है, कॉपर का लेंथ अलग ले रहा है, एरिया अलग ले रहे हैं, तो क्या उसका मटेरियल जो है वो तो डिपेंड करता है सिर्फ कॉपर पे। तो कॉपर जो है, तो दोनों तो कॉपर के ही वायर, तो दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब वो जो रेसिस्टिविटी है वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से आपका बना हुआ। तो अब हम लोग समझ गए कि रेसिस्टिविटी क्या है, उसको रो से बोलते हैं। और रेसिस्टिविटी जो होता है कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी जो होता है क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से ऐसे डोनेट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या, 1/रेसिस्टिविटी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी जितना रेसिस्टिविटी बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, कंडक्टिविटी घटेगा। तो इस चीज़ को हम बता दिए हैं। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम्स, आपका मीटर। जो भी अरे रेसिस्टिविटी का यूनिट पूछा आपसे तो क्या बोलिएगा, रेसिस्टिविटी का यूनिट, जो रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या बोले, RA/L बोल रहे हैं, तो इसका यूनिट पूछेगा तो क्या बोलिएगा। तो हम रेसिस्टेंस का यूनिट जानते हैं क्या होता है, ओम होता है, और आपका एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अब बाई लेंथ का क्या होता है, मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, यानी क्या हो गया, ओम मीटर। तो यहाँ से आपका रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। तो यहाँ से हम लोग रेसिस्टिविटी का यूनिट समझ गए। तो आपको कंडक्टिविटी का पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ओम इन्वर्स, ओम आपका क्या हो जाएगा, मीटर इन्वर्स। ऐसे हम लोग जाएगा ओम और मीटर इन्वर्स, ये दोनों के पावर -1 लिखा हुआ है। तो ये हम समझ गए। आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिएगा तो आराम से कर सकते हैं आप, कि आराम से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग समझ गए कि क्या होगा नहीं होगा। तो अब हम जो देखने जा रहे हैं, अब देखने जा रहे हैं कि अगर वायर को हम स्ट्रेच कर दें, लमड़ा दें, तो उस केस में क्या होगा। कि अगर वायर को हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो रेसिस्टिविटी का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी किस डिपेंड क्या होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग वायर को क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि इसको लमड़ा दें, मतलब लेंथ L था तो अब 12 कर दें, तो हम लोग अगर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में बिना चेंज किए हुए अगर लेंथ को हम लोग डबल कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब L लेंथ है L, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 12 कर दे बिना उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज किए हुए, तो रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे 2 गुना हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि उसको हम लमड़ा के करें तो क्या होगा, तो हम लोग देखिए कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, तो उस केस में रेसिस्टेंस का प्रभाव क्या पड़ता है उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस इक्वल टू हम लोग देख लिए रॉ L/एरिया, यानी रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर लेंथ को बढ़ाने पर रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, लेंथ को घटाने पर रेसिस्टेंस भी क्या होता है, घटता है। मतलब डायरेक्टली है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। डायरेक्टली का मतलब ही होता है कि आपको वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन रेसिस्टिविटी कांस्टेंट ही हो रहेगा, क्योंकि वह मटेरियल का गुण होता है। लेकिन रॉ जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो किसका गुण है, वह मटेरियल का गुण है। अब देखिए यहाँ पे एक मटेरियल है जिसका रेसिस्टिविटी रॉ है, और आपका लेंथ L1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया R1 है। यहाँ पे दूसरा मटेरियल जिसका जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, आपका रेडियस जो है वो R2 है, और इसका मटेरियल जो का रेसिस्टिविटी रॉ है और लेंथ क्या है, L2 है। तो इस केस में जो देख रहे हैं, तो आपका इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इसका क्या है, कम है। तो यहाँ पर देखिए कि एक रिलेशन ये जो लिखे हैं, ये रिलेशन आया कहाँ से, तो ये रिलेशन को हम समझेंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि लेंथ को हम लोग क्या करते, पहले L है, अब लेंथ को हम लोग n टाइम कर देते हैं, n L कर देते हैं, मतलब n टाइम अगर उसको हम लोग
इंक्रीज कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, और जब हम उसको क्या करते हैं तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे समझिए, तो मेरा एक फार्मूला जो अभी हम लोग देखे कि रेसिस्टिविटी का फार्मूला होता है, रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है कि रॉ एल बाई एरिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर किसी वायर को लेंथ को उसको बढ़ा के हम लोग क्या कर देते हैं कि डबल कर देते हैं, उसके लेंथ को क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं। तो जैसे ही डबल करेंगे तो ये पतला हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पतला होने के कारण हम लोग को सीधे बोलेगा कि अगर हम लोग सीधे डबल कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया का चेंज ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे डबल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको हम लंबड़ा के अगर कर रहे हैं हम लोग डबल, किसी वायर को लंबड़ा के डबल कर रहे हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये भी लेंथ को अगर चेंज करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा तो रेसिस्टेंस तो चेंज होगा ही। तो रेसिस्टेंस कैसे चेंज होगा, डायरेक्टली तो नहीं होगा कि अगर लेंथ डबल कर दे तो रेसिस्टेंस डबल तो नहीं होगा, क्योंकि उसका एरिया भी चेंज करके को तो लेना देना है किससे, लेंथ से लेना देना है। तो लेंथ से लेना देना है हमको, तो क्या कर रहे हैं ना कि लेंथ से अगर लेना देना है तो हमको तो वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। अगर इसको वॉल्यूम जो पहले वायर था उसका, और जब उसको स्ट्रेच करके लंबड़ा के उसको हम डबल कर दिए उसका, दोनों का वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे वॉल्यूम कंजर्व कर देंगे। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, यानी ये हो गया वॉल्यूम। तो ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई और नीचे भी एल से मल्टीप्लाई हम करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर में भी एल से ही फॉर्मूला मल्टीप्लाई, नीचे भी कर दिए तो ऊपर में क्या बन जाएगा एल स्क्वायर, नीचे में क्या बन जाएगा वॉल्यूम। यानी देखिए आपका रेसिस्टेंस है वॉल्यूम पे तो डिपेंड नहीं करा, वॉल्यूम तो कंजर्व रहता है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। और रेसिस्टेंस का क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया स्क्वायर ऑफ लेंथ। तो यहाँ से उसी चीज़ को हम लिख दिए हैं कि अगर मान लीजिए कि क्या हो गया कि हम लोग क्या करते हैं तो उस केस में जो उसका रेसिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1 के स्क्वायर हो जाएगा, R2 जो है तो उसका क्या है L2 के स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर मान लीजिए उसको लंबड़ा के कर रहे हैं तब कि अगर लंबड़ा को डबल कर दें तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, स्क्वायर हो गया ना। यहाँ पे रेसिस्टेंस पहले बोले कि पहले L लेंथ था तो रेसिस्टेंस R था, तो अगर 12 कर दिए उसको लंबड़ा के, अगर जैसे L था तो उसका R था, अब 12 कर दिए तो क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा L1 के स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से वो लिखिए। अब देख रहे हैं कि रेडियस के क्या होगा, रेडियस के भी देखते हैं तो R के यहाँ पे क्या होता है 4 के पावर प्रोपोर्शनल। ये फार्मूला को आप लोग एकदम याद कर लीजिए, R1/R2 इक्वल टू L1/L2 के होल स्क्वायर, यहाँ पे R2/R1 ये रेडियस है उसके पावर 4 हो जाता है। मतलब अगर लेंथ L है अब उसको n टाइम इंक्रीज कर देता है n स्क्वायर R हो जाएगा यहाँ पे। मतलब अगर लेंथ को डबल कर दे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस को अगर करते हैं हम लोग n टाइम डिक्रीज कर देते हैं, n टाइम में उसको डिक्रीज देखिए वहाँ पर डिवाइड कर दिए n से, मतलब पहले रेडियस R था अब उसको R/2 कर दें तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा देखिए यहाँ पे R के जो यहाँ पे 2 की है ना नीचे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा उसका पावर 4 × R हो जाएगा। तो ये चीज़ को समझ लीजिए और अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम समझा देंगे।